Question 112 करें the number of integers lying between 3000 and 8000 including 3000 and 8000 which have at least 2 digit equal is। तो अब हमें बताना है कि ऐसे कितने डिजिट होंगे 3000 से 8000 के बीच में इंक्लूडिंग बोथ जिनके एटलीस्ट 2 डिजिट हमारे इक्वल होंगे, मतलब 2 इक्वल होंगे, 3 इक्वल होंगे और 4 इक्वल होंगे। ठीक है, 4 डिजिट नंबर बताने हैं हमें, ऐसे कितने होंगे। तो हम काउंट कर लेते हैं पहले 3000 से 8000 तक हमारे टोटल नंबर हमारे कितने हैं। टोटल नंबर हमारे हो जाएंगे 5001 हमारे टोटल नंबर्स हैं, इनके बीच में इंक्लूडिंग बोथ। ठीक है, अब देखिए 5001 हमारे टोटल नंबर हो गया। अब हम वो नंबर काउंट करेंगे जो जिसके सभी नंबर्स डिजिट्स हमारे अलग हैं। ऐसे नंबर्स जिसके सभी डिजिट हमारे इक्वल हैं, अगर हम टोटल में से उनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ऐसे नंबर जिनके 2 डिजिट इक्वल हैं, जिनके 3 इक्वल हैं, उनके 4 डिजिट इक्वल, हमारे पास ऐसे नंबर आ जाएंगे। तो हम काउंट कर दें कि ऐसे हमारे पास कितने नंबर्स होंगे जिनके हमारे सभी डिजिट हमारे डिस्टिंक्ट होंगे। तो कितने फर्स्ट डिजिट को हम क्या क्या ले सकते हैं, देखो 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। इससे आगे इससे पीछे कुछ भी ले सकते हैं। हमारे पास चॉइसेस कितनी हैं फर्स्ट प्लेस के लिए, कितनी चॉइसेस हैं 1 2 3 4 5। फर्स्ट प्लेस के हमारे पास 5 चॉइसेस। अब क्या बोला, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन क्यों रिपीटिशन अलाउड नहीं है, क्योंकि हम डिस्टिंक्ट नंबर निकाल रहे हैं। ऐसे नंबर निकाले हैं नंबर्स हुज all digits are distinct। तो हमारी रिपीटिशन इस केस में रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो इस प्लेस को फिल करने हमारे पास 5 चॉइसेस हो गए। अब देखिए नंबर्स हमारे पास कैसे डिजिट हैं, हमारे पास 0 1 2 अप टू 9 तक हैं डिजिट्स हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने इनमें से मान लेते हमने 4 को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे 3 और 4 था। 4 को सिलेक्ट कर लिया तो हमारे पास अब कितनी चॉइसेस बची, 4 को छोड़कर हमारे पास 9 चॉइसेस इस प्लेस के लिए बच गई। हमने मान लो 3 सिलेक्ट कर लिया तो हमारे पास कितनी चॉइसेस बची, 8 बची, और इस प्लेस के लिए हमारे पास 7 चॉइसेस बची। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2520 आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर थे हमारे पास 5001। नंबर सोर्स ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, वो है हमारे पास 2520। टोटल में से ये नंबर्स माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जिनके एट लीस्ट 2 डिजिट 3 डिजिट और 4 डिजिट हमारे इक्वल हैं। तो कितना आएगा 5001 माइनस 2520 इज़ 2481 नंबर्स हमारे आ जाएंगे। क्वेश्चन 113 क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच व्हेन डिवाइडिंग द इंटीजर्स दीज लीव्स द सेम रिमाइंडर। तो अब इस क्वेश्चन में बताना है हमें कि ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा होगा जिससे हम इन तीनों नंबर्स को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए जब कोई नंबर इन सब को डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर सेम दे रहा है, तो वो ऑब्वियसली इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आएगा, 13903 माइनस 13511 आ जाएगा हमारे पास 392। इनका डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, 14593 माइनस 13903 क्या आ जाएगा 690। इनका डिफरेंस हमारा क्या आएगा, 14593 माइनस 13511 ये आ जाएगा हमारे पास 1082। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या बोला हमने कि डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। अब इनकी हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 23। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 2 इंटू 5 41। तो देखिए 2 हमारे पास इन सब का हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, जो कि इन सब को डिवाइड कर रहा है। मतलब 2 ही ऐसा नंबर है जो इन सब को डिवाइड करके हमें सेम रिमाइंडर देगा।
क्वेश्चन 114 क्या कह रहा है, एन इंटीजर n हैज़ द प्रॉपर्टी दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 9, 8 up to 2 it leaves रिमाइंडर्स 9, 8, 7 and 1 रिस्पेक्टिवली अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n पूछा है हमसे। तो देखिए हमें दिया हुआ है कि n को जब 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, 3 से कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 10 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 9 आ रहा है। तो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि n इज़ -1 मोडुलो के, मतलब किसी भी के से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर हमारा -1 आ रहा है। इसका जब 1 में से 2 माइनस करेंगे -1, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1, तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है -1। तो 1 को हम इसको लिख सकते हैं n+1 इज़ 0 मोडुलो के। n+1 जो है हमारा वो हमारा k से डिविजिबल होगा। तो जब हमारा n+1 k से डिविजिबल है तो क्या n+ हमारा सभी ये जो केस हैं हमारे इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा? हाँ जी। तो इसे हम क्या लिखेंगे, n+1 इज़ डिविजिबल बाय होल द एलसीएम ऑफ 2, 3 up to 10। n+1 हमारा इन सब के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो इन सब का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2520। तो n+1 हमारा है 0 मोडुलो 2520। n इज़ -1 मोडुलो 2520। तो रिमाइंडर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें रिमाइंडर को हम ऐड करेंगे। 2520 में से -1 करेंगे तो हमारे पास 2519 आ जाएगा। तो n हमारा आ जाएगा 2519 मोडुलो 2520। तो इसे हम लिख सकते हैं n इज़ इक्वल टू 2520 इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर 2519। तो n की हमारे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी 2519। क्वेश्चन 151 क्या कह रहा है, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 8n+1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन। तो हमें दिया है कि n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है और 8n+1 हमारा क्या है, k स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है। तो 8n+1 को हम k स्क्वायर के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो 8n हमारा यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर -1। तो n आ जाएगा हमारे पास k -1 इंटू k+1/8, ठीक है। हाँ जी। तो एक बार हम k की वैल्यूज़ हम चेक करते हैं कि क्या क्या होंगी। जब हम k को एक ओड नंबर ले रहे हैं तो ओड -1 इज़ इवन, ओड +1 इज़ इवन, तो 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। देखिए 2 कंसेक्यूटिव नंबर इवन नंबर्स जो आएंगे वो होंगे हमारे डिविजिबल बाय 8। अब हम k को पहले 3 मान लेते हैं। 3 - 1 इज़ 2 एंड 3 + 1 इज़ 4। तो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। हाँ जी। k को अगर हम 5 लेते हैं, k अगर हमारा 5 होगा तो 5 - 1 इज़ 4 एंड 5 + 1 इज़ 6। इज़ इट डिविजिबल बाय 8? हाँ जी, ये डिविजिबल बाय 8 होगा। तो जब हम k को ओड ले रहे हैं तो n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। एक बार हम k को इवन लेके देखते हैं। जब हम k को इवन लेंगे तो हमारे दोनों नंबर्स इवन -1 इज़ ओड एंड इवन +1 इज़ ओड, ओड इंटू ओड इज़ ओड। तो ये हमारा फैक्टर ओड बन जाएगा। क्या ओड को जब 8 से डिवाइड करेंगे क्या वो डिविजिबल होगा 8 से? नहीं। तो इसका मतलब n हमारा इंटीजर नहीं आएगा। तो k हम इवन नहीं ले सकते, तो k हमारा सिर्फ ओड ही होगा। तो अब हम ऑप्शन को चेक करके देखते हैं एक बार। ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है, n मस्ट बी ओड। n को क्या कह रहे हैं कि n हमेशा ओड ही हो। इज़ इट ट्रू? जब हम n को 6 ले रहे हैं ना तब हमारा ये 49 बन रहा है, मतलब
के हमारा 7 बन रहा है, तो मतलब क्या हमारा के परफेक्ट स्क्वायर आया है? हाँ जी आया है। ये 10+1 परफेक्ट स्क्वायर आया है? हाँ जी आया है। तो n हमारा यहाँ पे इवन होकर भी हमें एक परफेक्ट स्क्वायर दे रहा था ऑप्शन, तो a तो हमारा कैंसिल हो गया। सेकंड क्या कह रहा है? n कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए n को जब हम 1 ले रहे हैं, क्या ये 9 बना रहा है? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? हाँ जी बन रहा है। तो क्या 1 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ जी है। तो n हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? n मस्ट बी अ प्राइम नंबर। n इज इक्वल टू 6 सेटिस्फाई कर रहा है ना इस इक्वेशन को, तो क्या 6 एक प्राइम नंबर है? नहीं, तो ये ऑप्शन में हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब डी ऑप्शन क्या कह रहा है? 2n कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 2n हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखते हैं n को जब 1 ले रहे हैं तो 2 इंटू 1 इज़ 2। क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। n को जब 3 ले रहे हैं तो हाँ जी ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो 3 2 ज़ा 6। क्या 6 से परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। n को जब हम 6 ले रहे हैं तो 6 2 ज़ा 12। क्या 12 एक परफेक्ट स्क्वायर है? मतलब आप n के यहाँ पे कितनी भी वैल्यूज़ लो, 2n हमारा कभी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। 116 क्या कह रहा है? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b डिफाइन a is this b if a minus b is divisible by 7 then हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि ये डिफाइन कर रहा है कि a माइनस में हमारा डिविजिबल बाय 7 है। तो इससे हमारा क्या इम्प्लाई करता है ये कि a माइनस बी को जब 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 है, क्योंकि ये डिविजिबल है 7 से। ठीक है जी। b को इधर लेके जाएंगे तो a को जब 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारा b आएगा। तो अब हमें इसकी वैल्यू पूछी है, मतलब इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे मॉडुलो 7 करेंगे तो हमारे पास पूछा है कि रिमाइंडर हमारा कितना आएगा। तो जब 1512 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 0। 121 को हम जब इससे 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास -2। ठीक है जी। हाँ, तो 356 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास -1। 645 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास +1 आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। -2 को अगर हम रिमाइंडर जो आया है इसको अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर बनाएंगे तो 7 - 2 इज़ 5। तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारे पास 5 आ रहा है, मतलब इस नंबर को जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 5 आ रहा है। 117 में हमें बोला है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x स्क्वायर टू द पावर 10। तो अब हमें बोला है कि इस एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा। तो ये मल्टीनोमियल बन रहा है, हम इसको पहले तोड़ लेते हैं कि 1 + x को हम एक टर्म मान लेते हैं और एक्स स्क्वायर को एक टर्म मान लेते हैं, और इसका हम एक्सपेंशन लिखेंगे। अब क्या होगा? x + y की पावर n का एक्सपेंशन होता है हमारा nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n - 1 टू y टू द पावर 1। तो ऐसे चलता रहेगा। तो इसका हम जब एक्सपेंशन लिखेंगे तो क्या होगा? 10c0 1 + x टू द पावर 10 प्लस 10c1 1 + x टू द पावर 9 × x स्क्वायर प्लस 10c2 × 1 + x टू द पावर 8 × x टू द पावर 4। तो ये अब ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे तो आ गया हमारा x की पावर 4। इसमें अगर हम x की पावर 0 का कोफिशिएंट भी निकालेंगे तो भी हमारे पास x × x की पावर 4 होगा, मतलब यहाँ या इस टर्म से आगे हमें कहीं पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल ही नहीं सकता। तो हम सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहीं तक निकाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालते हैं, क्या होगा? देखिए 10c0 हमारा 1 होगा। ठीक है। तो 1 + x की पावर 10 में हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला होगा 10c r - 1 इंटू 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, x की पावर r - 1। अब हमें स्क्वायर r की पावर x की पावर 2 का कोफिशिएंट चाहिए, तो r - 1 को 2 के इक्वल रखेंगे तो r की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, मतलब थर्ड
टर्म में हमारा क्या होगा, x की पावर 2 का कोफिशिएंट होगा। तो r को हम 3 पुट करेंगे तो हमारा 10c2 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हमारा कोफिशिएंट आया 10c2। अब इससे हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आएगा कोफिशिएंट। देखिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड में से है, तो इसमें हम x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालेंगे और उसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा। हाँ जी, तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 9 के एक्सपेंशन से हमें एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालना है। 1 प्लस एक्स की पावर 9 से हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 निकालना है। क्या होगा, 9c(r-1) 1 टू द पावर 1 एक्स टू द पावर r-1। r को 0 पुट करेंगे, r-1 को, r की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। तो r इज इक्वल टू 1 पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या एक्स की पावर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 9c 0 आ जाएगा विच इज़ 1। इसमें से कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 हमारे पास आया है 1 आया है। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज़ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सिर्फ आ जाएगा 10c1। तो 10c2 तो हमारा यहाँ से आया था, 10c2 हमारा कोफिशिएंट यहाँ से आया था एक्स स्क्वायर का, और यहाँ से हमारा आया है 10c1। 10c1 प्लस 10c1 इज़ 10c1 प्लस 10c2 इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 118 क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 17 इन द एक्सपेंशन ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस ई वेयर मॉड एक्स इज़ लेस देन 1। तो अब इसके अंदर हमें x की पावर 17 का कोफिशिएंट हमें निकालना है। तो देखते हैं इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। अगर हम इसको 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या होगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा फिर, ये log e 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको क्या खोल सकते हैं कि log e 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स। अब log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन हमें पता है क्या होता है, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन हमें पता है क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4/4। ये इन्फिनिटी तक ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हम ये एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या होगा, log e 1 माइनस एक्स क्यूब टू द बेस e में अगर हम ये एक्सपेंशन x की जगह हमारे पास क्या है, माइनस एक्स क्यूब है, तो पुट करेंगे माइनस एक्स क्यूब प्लस ये माइनस एक्स टू द पावर 6/2 माइनस एक्स टू द पावर 9/2 माइनस एक्स टू द पावर 12/4। ये ऐसे चलता रहेगा। जब इसमें हम ये एक्सपेंशन लगाएंगे तो x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 अप टू ये चलता रहेगा। तो अब इस एक्सपेंशन में देखिए, इसमें x की पावर 17 क्या पॉसिबल है, इसमें तो हमारे सभी पावर्स क्या आएंगी, 3 के मल्टीपल में आएंगी। क्या 17 3 का मल्टीपल है, नहीं। तो इस एक्सपेंशन से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें x की पावर 17 का कोई कोफिशिएंट देगा, तो यहाँ से तो हमारी x की पावर 17 नहीं आएगी। अब इससे हमें मिल सकती है x की पावर 17 का कोफिशिएंट। तो हमें क्या है, माइनस log ऑफ, मतलब इस ये जो एक्सपेंशन है इसके आगे हमारा माइनस है, तो क्या बन जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4/4, और ये कहीं पर हमारा आएगा x की पावर 17/17। मतलब इस एक्सपेंशन में हमें मिला x की पावर 17 का कोफिशिएंट टू बी 1/17, ठीक है जी। क्वेश्चन 119 क्या कह रहा है, लेट a1 a2 अप टू an बी एनी आर्बिटरी अरेंजमेंट दैट इज परमुटेशन ऑफ द इंटीजर्स 1 2 अप टू 11, देन द नंबर a1 माइनस 1 a2 माइनस 2 अप टू a11 माइनस 11 इज। तो अब हमें बताना है कि ये a1 माइनस 1 a2 माइनस 2 अप टू a11 माइनस 11 का प्रोडक्ट हमारा क्या होगा
A1 A2 और ये जो A11 है ये 1 2 3 4 अप टू 11 तक ही हमारी कोई वैल्यूज़ हैं। देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इसमें बोला कि नेसेसरली, ए में बोला नेसेसरली लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। इक्वल टू ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि A1 को उसके लिए 1 होना पड़ेगा, A2 को 2 होना पड़ेगा, ऐसे ही मतलब क्या पता, ये ज़रूरी नहीं है कि A1 A2 सभी ये अपने आई, ये जो इंडाइसिस हैं इनके बराबर हों, ये इनसे अलग भी हो सकते हैं। तो ज़ीरो वाले ऑप्शन तो हमारे इसलिए कैंसिल हो जाते हैं, तो ए और बी तो इसलिए हमारे कैंसिल हो गए। ऑप्शन सी और डी को चेक करते हैं। अब एक चीज़ देखिए, ये जो हमारे A1 A2 ये हैं, ये हमारे, इनको हम AI मान लेते हैं। अब ये I जो हमारा इंडेक्स है, इस इंडेक्स को अगर हम ओड है हमारा, I अगर मान लेते हैं हमारा 1 है, और अगर हम इसे A1 को अगर हम ओड वैल्यू ही पकड़ा देते हैं, मतलब I इंडेक्स को अगर हम ओड है और ओड वैल्यू पकड़ा देते हैं, तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट देखते हैं हम क्या होगा। तो I हमारा ओड कितने हैं, I हैं ओड I लिख लेते हैं हम, कितने हैं 1 3 5 7 9 एंड 11। इवन I देखते हैं हम कितने हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10। तो देखिए हम ओड आइज़ को ओड ही वैल्यू अगर हम दे रहे हैं, मतलब A3 को अगर हम वैल्यू 5 दे रहे हैं, तो 5 A3 हमारा A3 माइनस 3 था हमारा, यहाँ पे आएगा। तो A3 की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो 5 माइनस 3 इज़ 2 आ रहा है, तो मतलब ये हमारा आ रहा है इवन। तो ऐसे ही हम पहले इमेजिनेशन कर लेते कि लेट कर लेते कि हमने ओड AIs को हम ओड वैल्यूज़ एक बार पकड़ा रहे हैं। तो हम पहले एक बार सारे लिख के चलते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 एंड A11। ठीक है, अब देखिए A1 को हम ओड वैल्यू देंगे। ओड हम क्या देंगे, हम मान लेते हैं हमने इसको 3 दे दिया, इसको मान लेते हैं हम 5 दे देते हैं, इसको मान लेते हैं 7 दे देते हैं, और इसको मान लेते हैं 9, और इसको मान लेते हैं 11 दे देते हैं, और इसको A11 को हम वैल्यू 1 दे देते हैं। तो हमने सभी AIs को हमने ओड वैल्यूज़ दे दी। ठीक है, इन नंबर्स में से हमने ये वैल्यूज़ दी हैं। तो जो इवन AIs हैं उनकी वैल्यूज़ अब हमारे पास क्या होंगी, हमें देने के लिए इवन ही बचेंगी। तो इसको मान लेते हैं हमने 4 दे दी, इसको 6, इसको 8, इसको 10 और इसको 2। अब देखिए ओड में से अगर हम ओड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा इवन। ऐसे ही हमने ये जो सारी वैल्यूज़ पुट की हैं, इसको अगर हम A1 माइनस 1 3 माइनस 1 इज़ 2, A2 माइनस 2 4 माइनस 2 इज़ 2, A3 माइनस 3 4 5 माइनस 3 इज़ 2, मतलब ये प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, इवन बन रहा है, जब हमने ओड AIs ओड इंडेक्सेस को ओड वैल्यू दी है और इवन इंडेक्सेस को इवन वैल्यू दी है। अब देखिए जब हम ओड आइज़ को हम वैल्यू देंगे इवन, मतलब क्या वैल्यू देंगे, 2 4 6 8 और 10 देंगे, और इवन आइज़ को वैल्यू हम ओड देंगे, मतलब 1 3 5 7 9 एंड 11 वैल्यूज़ देंगे। तो अब देखिए हम इसको एक बार लिख लेते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 एंड A11। ओड AIs को हमें वैल्यू देनी है इवन। मान लेते हैं A1 को हमने वैल्यू 2 दे दी, A3 को वैल्यू हमने 4 दे दी, A5 को 6, A7 को 8, A9 को 10 दे दी हमने वैल्यू। ठीक है, तो A11 हमारा एक रह गया। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे 5 इवन तो हमारे 5 हैं, ओड हमारे पास 6 हैं, तो एक AI हमारा ओड रह गया। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम इवन आइज़ को ओड वैल्यूज़ दे देते हैं। तो जब हम A2 को हम वैल्यू देंगे 1 देंगे,
A4 को हम मान लेते हैं 3 दे रहे हैं, A6 को हम 5 दे रहे हैं, A8 को 7 दे रहे हैं और A10 को हम 9 वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो अब A11 को हम क्या वैल्यू दें? हम A10 को मान लेते हैं हम 11 वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो A11 को वैल्यू हमारे पास 9 बची है, A11 को 9 वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। तो इससे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि हमारे पास इवन नंबर है हमारे पास 5 और ओड है हमारे पास 6। मतलब जब हम ओड AIs को इवन वैल्यूज़ देंगे तो एक ओड इंडेक्स हमारे पास ऐसा बचेगा जिसे हमें ओड वैल्यू ही देनी पड़ेगी। तो यहाँ से सबका प्रोडक्ट हमारा ओड आ रहा है। जब इनको A1 - 1 A2 - 2 A3 - 3 करेंगे तो इनका सबका प्रोडक्ट A1 - 1 A2 - 2 अप टू A10 - 10 सबका प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है? ओड आ रहा है। और A11 - 11 जब हम करेंगे, क्योंकि A11 को हमें ओड वैल्यू मिली है तो ओड माइनस ओड इज़ इवन, तो ये हमारा इवन आएगा। तो किसी भी ओड नंबर को अगर हम इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट इवन हो जाएगा, ऑल प्रोडक्ट हमारा इवन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट हमारा हर केस में इवन ही रहेगा। ज़ीरो की कोई नेसेसरीली कंडीशन नहीं है हमारे पास। अब ये केसेस ले लिए, क्या ज़ीरो आ रहा है? नहीं आ रहा। ये केस ले लिए, क्या ज़ीरो आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसलिए ये कंडीशन हमारे हमेशा ट्रू हो जाएगी। क्वेश्चन 120 क्या कह रहा है? 3 बॉयज़ ऑफ क्लास 1, 4 ऑफ क्लास 2, 5 ऑफ क्लास 3 सिट इन अ रो। द नंबर ऑफ वेज दे कैन सिट सो दैट बॉयज़ ऑफ सेम क्लास सिट टुगेदर। तो अब हमें दिया है कि क्लास 1 में तो 3 बॉयज़ हैं, क्लास 2 में 4 बॉयज़ हैं और क्लास 3 में हमारे 5 बॉयज़ हैं। हमें बोला है कि हमें इन सबको एक रो में बिठाना है, एक रो में बिठाना है। इनको कैसे बिठा सकते हैं? हमें कंडीशन दी हुई है कि बॉयज़ ऑफ सेम क्लास सिट टुगेदर। रो में बिठाएंगे सबको, लेकिन हर क्लास के लड़के हमेशा एक साथ बैठेंगे। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पर B1 बैठेगा तो यहाँ पर H1 बैठ जाएगा, नहीं। B1 B2 B3 एक साथ बैठेंगे, H1 H2 H3 H4 सब एक साथ बैठेंगे और क्लास 3 के बॉयज़ सभी एक साथ बैठेंगे। तो देखिए, हम इसको इन तीनों के होल को अगर हम इन तीनों के होल को हम एक ग्रुप मान लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा ग्रुप हो गया M1 हो गया। इन चारों के ग्रुप को हम M2 मान लेते हैं। इन पांचों के ग्रुप को हम M3 मान लेते हैं। तो देखिए, रोज़ में यहाँ पे ये इन तीनों ग्रुप को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? हम 3 पोजीशन ले लेते हैं, एक ये, एक ये, एक ये। अब इन 3 पोजीशन पे M1 M2 M3 ये 3 ग्रुप्स हैं, इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं हम? M1 को यहाँ बिठा दिया, यहाँ पर हम 3 तरीके से बिठा सकते हैं, यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 1 से। तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल वेज से हम इनको यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 3 जगह पे अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए, 3 फैक्टोरियल से तो हमने इनको यहाँ पर अरेंज कर दिया। अब ये अंदर भी तो इनका अरेंजमेंट चलेगा। हाँ जी, अंदर भी तो इनका अरेंजमेंट चलेगा। तो इनका अरेंजमेंट क्या होगा? इन तीनों का अपनी पोजीशन जब एक्सचेंज करेंगे तो इनका अरेंजमेंट होगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लास 1 वाले बच्चों का होगा 3 फैक्टोरियल, क्लास 2 वालों का होगा 4 ये एक दूसरे को 4 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, और क्लास 3 वाले बच्चे एक दूसरे को 5 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे। अब टोटल वेज हमारे होंगे सबको मल्टीप्लाई करके, क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल तो ग्रुप्स को अरेंज करने का था, इनटू 3 फैक्टोरियल से हम क्लास 1 वाले बच्चों को अरेंज कर रहे हैं, 4 फैक्टोरियल से क्लास 2 वाले बच्चों को अरेंज कर रहे हैं और 5 फैक्टोरियल से क्लास 3 वाले बच्चों को अरेंज करें। तो टोटल हमारा वेज आ जाएंगे 3 फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल।